गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सीमाकारी कारकों की अवधारणा के बारे में जो है हम आज यहाँ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पारिस्थितिकी की आधारभूत अवधारणा है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोलॉजी। कोई भी जीवधारी, जैसा कि हम जानते हैं, शून्य में जीवित नहीं रह सकता है। सभी जंतु और वनस्पति किसी न किसी परिवेश से घिरे हुए रहते हैं और उसी परिवेश में वे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निवास करते हैं। इसी परिवेश को, जिसमें वे अपने जीवन से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलाप करते हैं, उसी को हम वातावरण या एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उनकी जैविक क्रियाओं पर पड़ता है। वातावरण और जीवधारियों में एक जटिल पारस्परिक संबंध के माध्यम से आवश्यक तत्वों का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। अतः वातावरण किसी भी जीवधारी के चारों ओर उपस्थित उन सभी जैविक और अजैविक कारकों अर्थात बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का एक जटिल समूह है, जिनसे वह अपनी दैनिक जैव क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का आदान प्रदान करके ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जीवधारी का वातावरण निम्नलिखित कारकों से निर्मित होता है। सबसे पहला अजैविक कारक एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा जैविक कारक बायोटिक फैक्टर्स। इन कारकों को विस्तार से समझने से पहले हमें उन नियमों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनके अंतर्गत विभिन्न कारक जीवधारियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह नियम कारकों के प्रभाव की अधिक स्पष्ट व्याख्या करने में सहायक सिद्ध होंगे। किसी भी जंतु को प्राप्त परिस्थितियों में विकास करने के लिए, वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। कोई भी कारक जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अर्थात इकोसिस्टम में विभव वृद्धि या पोटेंशियल ग्रोथ को कम करने का प्रयास करता है, उसे हम सीमाकारी या परिमितकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम परिमितकारी कारकों की विस्तृत जानकारी लें, हमें लिबिक एवं सेल्फोर्ड के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। सबसे पहले देखिए, हम लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम की बात करें, लिबिक का न्यूनतमता का सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए, जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक जस्टस वॉन लिबिक ने सन 1840 में अपनी पुस्तक में कार्बनिक रसायन एवं इसकी कृषि और कार्यकी में उपयोग नामक बुक के अंदर, जिसको इंग्लिश में हम कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी, प्रकाशित की थी। लिबिक ने अपनी इस पुस्तक में विभिन्न कारकों को पौधे की वृद्धि पर प्रभाव का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने अपने परिणामों को फिर इन साधारण शब्दों में लिखा। पौधे की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता के रूप में न्यूनतम या कम से कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पौधे की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो उस वातावरण में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसे ही हम लिबिक का न्यूनतमता का नियम या लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पौधे को कुछ आवश्यक पोषक पदार्थों की निश्चित मात्रा की आवश्यकता निरंतर रूप से होती है। अगर इसमें एक भी पोषक पदार्थ अनुपस्थित रहता है तो उनका परिवर्धन एवं वृद्धि रुक जाती है। अगर यह न्यूनतम मात्रा में उपस्थित है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यह न्यूनतमता का नियम रासायनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आदि जो कार्य की वृद्धि एवं प्रजनन के लिए आवश्यक है तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन बाद के कार्यों एवं शोधों ने यह सिद्ध कर दिया कि वातावरण के दूसरे कारक भी सीमाकारी कारकों की भांति कार्य करते हैं। इसलिए ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्लेकमैन ने न्यूनतमता के इस सिद्धांत को दूसरे सीमाकारी कारकों के साथ जोड़ा है
और दूसरे कारक एवं अधिकतमता का सीमाकारी प्रभाव सहनशीलता के नियम में सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार न्यूनतमता का नियम सीमाकारी कारकों की अवधारणाओं का केवल एक दृष्टिकोण ही दर्शाता है। उदाहरण देखिए, सोडियम और क्लोराइड Na और Cl की अनुक्रिया से सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl बनने की रासायनिक क्रिया के उदाहरण से हम अल्पता का नियम भलीभांति समझ सकते हैं। इस क्रिया में 23 ग्राम सोडियम से 35 ग्राम क्लोराइड की क्रिया कराने पर लगभग 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड या NaCl प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, 23 ग्राम सोडियम Na प्लस 35 ग्राम क्लोरीन और 58 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड आयन बन गया। अब यदि 35 ग्राम क्लोराइड में हम 500 ग्राम सोडियम मिला दें तब भी मात्र 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड का ही उत्पादन होगा, क्योंकि 35 ग्राम क्लोराइड का सीमाकारी प्रभाव सोडियम की अधिक मात्रा का उपयोग नहीं कर सकता है। अर्थात 35 ग्राम क्लोराइड एवं 23 ग्राम सोडियम का रासायनिक क्रिया या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कारक कितनी भी अधिक मात्रा में क्यों न उपस्थित हों और क्यों न पौधे को उपलब्ध हों, उनका पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग कुछ बोरोन जैसे अल्प मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करेगा, जो सदैव अल्प मात्रा में ही भूमि में पाए जाते हैं। मूलतः जीवन का नियम पौधों के लिए दिया गया था, परंतु टेलर 1934 ने इस नियम की सभी जीवधारियों के लिए विस्तृत कर दिया और इसकी परिवर्तित व्याख्या फिर उन्होंने इस प्रकार दी। जीवधारियों की जैविक क्रियाएं उन सारभूत वातावरणीय कारकों का उनके संयोगों यानी कॉम्बिनेशन से प्रतिबंधित या नियंत्रित कंट्रोल्ड रहते हैं, जो अल्पतम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। एक अन्य पारिस्थितिक वैज्ञानिक ओडम के विचार हैं कि लिबिक का जो न्यूनतमता या अल्पता का नियम है केवल उन रासायनिक कारकों जैसे ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तक ही सीमित माना जाना चाहिए जो जीवधारियों की कार्यकी या फिजियोलॉजी के लिए आवश्यक है। अन्य वातावरणीय कारकों पर सेलफोर्ड का सहिष्णुता का नियम लागू करना चाहिए। लिबिक के इस कार्य व विभिन्न तथ्यों के आधार पर दो और कारकों का विचार आता है, जिसके आधार पर दो सहायक नियम या सब्सिडरी प्रिंसिपल दिए जा सकते हैं। पहला, स्थिर दशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट में देखिए, लिबिक का नियम कठोरतापूर्वक यानी स्ट्रिक्टली केवल स्थिर दशा या स्टेडी स्टेट में ही लागू होता है। अर्थात ये उसी दशा में कार्य करता है जबकि ऊर्जा व प्रभाव के अंतर्प्रवाह यानी इनफ्लो व उनके बहिर्प्रवाह आउटफ्लो में संतुलन हो। हम ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा पदार्थों के अंदर व बाहर वाले प्रभाव बिल्कुल बराबर होते हैं, तब स्थिर दशा का सिद्धांत लागू होता है। देखिए उदाहरण, इनफ्लो और आउटफ्लो स्टेडी स्टेट की बात रख रहे हैं। उदाहरण, माना कि एक झील में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 प्रमुख सीमाकारी कारक है, इसलिए उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और जैव व रासायनिक पदार्थों के क्षय से प्राप्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में पूर्णतः संतुलन बना हुआ है। क्षण भर को इसके साथ हम यह भी स्वीकार कर लें कि इस स्थिर दशा या स्टेडी स्टेट में प्रकाश यानी लाइट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा दूसरे आवश्यक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हैं और इसलिए सीमाकारी कारकों की भांति कार्य नहीं कर रहे हैं। अब यदि किसी कारणवश जैसे तूफान आदि झील में एकदम कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो झील में उपस्थित पौधों व अन्य क्लोरोफिल युक्त जैव पदार्थों की उत्पादकता की दर पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि मुख्यतः दूसरे कारकों पर निर्भर करेगा। चूंकि ऐसी स्थिति में उत्पादकता दर बदल रही है और अतः यह दशा स्थिर या स्टेडी नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई न्यूनतमता घटक भी नहीं है, अतः यह अभिक्रिया रिएक्शन अब सभी घटकों की उपस्थिति पर निर्भर करेगी। उत्पादकता दर इस प्रकार शीघ्रता से बदलती रहेगी तथा सभी घटकों को प्रयुक्त या यूज्ड करेगी जब तक कि अंत में कुछ घटक सीमाकारी न बन जाए, जो कि शायद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तब झील का पूरा पारिस्थितिक तंत्र फिर से न्यूनतमता नियम के अंतर्गत कार्य करना शुरू करेगा। दूसरा नियम देखिए, कारकों की अंत्यक्रिया या अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर्स इंटरेक्शन। देखिए, लिबिक के काल से अब तक सीमाकारी कारकों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि न्यूनतमता के नियम में कारकों की अंत्यक्रिया या फैक्टर्स इंटरेक्शन का सिद्धांत भी जुड़ना
चाहिए। यदि वातावरण में किसी पदार्थ विशेष की बहुलता या अधिकता है और सबसे कम आवश्यकता वाला पदार्थ नहीं है, ध्यान दें, यदि वातावरण में किसी पदार्थ विशेष की बहुलता या अधिकता है और सबसे कम आवश्यकता वाला पदार्थ नहीं है, तो सबसे कम आवश्यकता वाले पदार्थ की उपयोगिता दर यानी यूटिलाइजेशन रेट बदल सकती है। कुछ जीवों में कम मात्रा वाले पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा वाले तत्व को अधिक मात्रा में उपयोग में भी लाया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मोलस्का का जो कवच है, शेल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है, परंतु जहाँ स्ट्रोंशियम अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है तो मोलस्का अपने कवच में कैल्शियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम को भी काम में ले सकता है। देखिए, इसी प्रकार कुछ पादप जब सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा छांव या शेड में वृद्धि करते हैं तो उन्हें जस्ता अथवा जिंक की कम आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में जिंक की मात्रा का छांव में या छाया में कम सीमाकारी होने की संभावना है, बजाय उसी दशा में उसी पौधे के लिए सूर्य के प्रकाश में अलग स्थिति उसके लिए हो जाएगी। देखिए, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, दोनों ही स्थितियां ऐसी है। थैंक यू।